बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद शबीर 9th की फिजिक्स के साथ हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 3.2 का सब टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है कि अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करती है जिसका मैस m हो, तो उसमें उसकी वेलोसिटी में एसिलेशन पैदा कर देती है, और एसिलेशन की मकदार जो है, यानी ये फोर्स F जो है ये m बॉडी पर एक्ट कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी में इजाफा हो जाएगा, यानी a एसिलेशन जो है पैदा हो जाएगा पर सेकंड। वेलोसिटी में जो तब्दीली पैदा होती है उसको एसिलेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी में पर सेकंड तब्दीली जो है वो फोर्स पैदा कर देती है और अपनी डायरेक्शन में ही एसिलेशन पैदा करती है, और ये एसिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैस के, मैस ऑफ द बॉडी के। यानी अगर फोर्स बढ़ा देंगे तो एसिलेशन भी बढ़ जाएगा, अगर मैस बढ़ा देंगे बॉडी की तो एसिलेशन कम हो जाएगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स के। तो अब हम जो है इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं और डिफाइन करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। डिफाइन एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, it produces an oscillation in the body in the direction of net force. The magnitude of this oscillation is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. तो इसकी mass के inversely proportional होगा। एक्सप्लेनेशन में हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इफ अ फोर्स F प्रोड्यूसेस एन एसिलेशन A इन अ बॉडी ऑफ मैस M, then we can state mathematically that A is directly proportional to F, and A is also inversely proportional to M, यानी मैस ऑफ द बॉडी, यानी इस मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एसिलेशन होगा। और अब इन दोनों को हमने कंबाइन किया रिलेशन को, तो हमारे पास जो है A इज प्रोपोर्शनल टू F ओवर M, फोर्स डिवाइडेड बाय मैस, यानी फोर्स अगर बढ़ाएंगे तो एसिलेशन भी उसी रेशियो से बढ़ जाएगा, अगर मैस बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर के बढ़ने से एसिलेशन जो है वो कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर के बढ़ने से ये मकदार कम हो जाती है, यानी एसिलेशन कम हो गया। अब रीअरेंज किया इसको हमने, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA, मैस मल्टीप्लाई बाई एसिलेशन। अब हमने मैस फोर्स इज इक्वल टू KMA, और K यहाँ जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यानी ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए लगाई जाती है, कोई मकदार कांस्टेंट मकदार होती है। वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट इन SI यूनिट्स इट्स वैल्यू कम्स टू बी 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी F इक्वल टू MA, यानी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मोशन है ये जो है। अब हम यहाँ जो है फोर्स का यूनिट जो है वो डिफाइन करेंगे। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, यानी अगर एक बॉडी पर
न्यूटन इतनी फोर्स है कि एक बॉडी पर जिसका मैस 1 kg है अगर एक्ट करती है और उसमें उसकी वेलोसिटी में एसलेशन जो पैदा करती है वो 1 मीटर पर सेकंड का एसलेशन पैदा कर देती है। इस फोर्स को हम 1 न्यूटन कहते हैं। यही जो है हमने ये कैसे हमारे पास न्यूटन आया कि यहाँ 1 न्यूटन होगी फोर्स और ये मैस का यूनिट केजी है, यहाँ केजी लगा दें और यहाँ मीटर पर सेकंड लगा दें तो ये केजी मीटर पर सेकंड के बराबर 1 न्यूटन फोर्स होती है। अब हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स, आल्सो डिफाइन इट। तो इसका आंसर ये होगा SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन N। 1 Newton N is the force that produces an acceleration of 1 meter per second in a body of mass 1 kg. We know F is equal to ma, यानी सेकेंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म का हमें पता है कि फोर्स जो है प्रोपोर्शन इक्वल टू है ma की, मैस मल्टीप्लाई बाय एसलेशन। तो मैस अगर 1 kg है और एसलेशन इसमें पैदा हुआ है फोर्स लगाने से 1 मीटर पर सेकंड का, दोनों का प्रोडक्ट 1 न्यूटन होगा, यानी फोर्स हमारे पास 1 न्यूटन आ जाएगी। तो 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम के जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड का इजाफा करती है, एक्सेलरेशन पैदा करती है उसमें। तो अब जो है हमारे पास ये रिलेटेड एग्जाम्पल हैं वो हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.1 है, फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए 20 न्यूटन फोर्स इन ए मैस ऑफ 8 kg। तो यानी ये मैस है हमारे पास 8 kg और इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुए है फोर्स लगने से इसमें ये 8 kg मैस है और 20 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है और इसमें एक्सेलरेशन जितना पैदा करती है 20 न्यूटन वो हमने फाइंड करना है। तो डाटा है हमारे पास m इक्वल टू 8 kg, F इक्वल टू 20 न्यूटन, ये हमने फाइंड करना है। न्यूटन यूजिंग फार्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, यहाँ 20 न्यूटन लगा दिया F की जगह और M की जगह हमने 8 न्यूटन रख दिया, 8 kg रख दिया, मल्टीप्लाई बाई ये A। तो ये हमने रीअरेंज किया इसको, तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो आ गया, तो एक्सेलरेशन 2.5 kg यानी न्यूटन की हमने इक्वेशन लिख दी, न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड kg से कैंसिल हो गया और हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड। Thus, acceleration produced by a force of 20 Newton is 2.5 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 3.2 एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ए फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 5 kg। तो 5 kg बॉडी पर फोर्स जो है एक्ट करती है, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस इन ए बॉडी ऑफ मैस 8 kg। तो वही फोर्स जो 10 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा करती है 5 kg मैस में, और वही फोर्स जो है वो अगर मैस बढ़ा दिया जाए 8 kg कर दिया जाए तो उसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी। हम डाटा इस तरह से लिखते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए, m1 इक्वल टू 5 kg और एक्सेलरेशन जो इसमें क्रिएट हुआ है वो 10 मीटर पर सेकंड है, ये फोर्स एक्ट कर रही है। और m2 अब हमने मैस बढ़ा दी है तो जाहिर है कि एक्सेलरेशन कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो फोर्स तो उतनी ही रहेगी।
तो फोर्स हम कांस्टेंट है यहाँ जो है, तो m2 बढ़ा दी हमने 8 kg कर दी, तो एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा। अब अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी गेट, तो F जो है जो m1 पर एक्ट कर रही है यानी 5 kg पर एक्ट कर रही है, वो m1a1 के बराबर है, और जो m2 पर एक्ट कर रही है फोर्स फिर भी उतनी है लेकिन मैस बढ़ गई है, एक्सेलरेशन कम हो गया है। दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा यानी दोनों फोर्सेस सेम है। दोनों को हमने कंपेयर किया तो m1 मल्टीप्लाई बाई a1 इजकल टू m2 मल्टीप्लाई बाई a2 एक्सेलरेशन। तो अब हमने रीअरेंज किया तो m ये नीचे डिवाइड कर दिया इसको, और a2 हमारे पास जो है वो आ गया m1 a1 ओवर m2। हमने ये डाटा में से वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो 5 kg m1 और a1 10 मीटर पर सेकंड और m2 8 kg, तो a हमारे पास आ गया 6.25 मीटर पर सेकंड। हेंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज 6.25 मीटर पर सेकंड, यानी ये 8 kg में फोर्स जो है एक्सेलरेशन पैदा करेगी 1 मीटर 6.25 मीटर पर सेकंड का। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 3.3। A cyclist of mass 40 kg exerts a force of 20 Newton to move his bicycle with an acceleration of 3 meter per second. How much is the force of friction between the road and the cycle and the tires? तो टायर्स हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है जो रोड और टायरों के दरमियान है, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लग रही है और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की रूह से एक्सेलरेशन जो है वो कम पैदा हो रहा है, क्योंकि इस लिहाज से एक्सेलरेशन ज़्यादा जो है पैदा होना चाहिए था। तो कोई फोर्स तो है जो इसको में एक्सेलरेशन कमी का बायस बन रही है। ये फोर्स जो है हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, पीछे की तरफ जो है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अप्लाई हो रही है, और ये पैडलों पर जो फोर्स एक्ट कर रही है ये 200 न्यूटन की फोर्स जो है एक्ट कर रही है, और साइकिलिस्ट और साइकिल का वेट जो है मैस जो है वो हमारे पास 40 kg है। अब सोल्यूशन हमारे पास मैस है m इजकल टू मैस ऑफ द साइकिलिस्ट 40 kg, और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है 3 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन है। नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है 200 न्यूटन है, तो जो फोर्स एक्ट कर रही है टोटल फोर्स वो 200 न्यूटन है। अब नेट फोर्स जिसने एक्सेलरेशन पैदा किया है, जिसने जो एक्सेलरेशन पैदा कर सकती है 3 मीटर पर सेकंड का, वो हमारे पास F है, वो हमने फाइंड करनी है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी फाइंड करनी है F। तो F जो है वो हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से पता है कि F इजकल टू ma के बराबर होती है। तो m हमारे पास 40 kg है और ये एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड है। इस तरह से नेट फोर्स जिसने एक्सेलरेशन क्रिएट किया है वो 120 न्यूटन है। तो अब हमारे पास नेट फोर्स जो है वो टोटल फोर्स जो अप्लाई की थी साइकिलिस्ट ने, उसमें से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास नेट फोर्स जो है नेट फोर्स आ जाएगी। तो नेट फोर्स हमारे पास हमने कैलकुलेट कर ली, यहाँ 120 न्यूटन है, और अप्लाइड फोर्स जो है वो 200 न्यूटन है, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसमें से माइनस होगी, दोनों इक्वल हो गए हमारे पास दोनों साइडें। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये हमने रीअरेंज किया इसको, तो इक्वेशन को, तो हमारे पास 200 माइनस 120 न्यूटन, तो हमारे पास 80 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई। दस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 80 न्यूटन। अब हमने इसी का सब टॉपिक जो है
उसमें मैस एंड वेट, ये टॉपिक नंबर 3 का सब टॉप 3.2 का सब टॉपिक है मैस एंड वेट। वो हमने उन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, मैस और वेट में कौन सा फर्क है? तो सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो मैस कहलाती है। किसी मैटर में जितनी मकदार है मादा की यानी मैटर की किसी बॉडी में, वो उसका मैस कहलाती है। ये डिपेंड करती है उसमें पार्टिकल जितने हैं, वो अगर पार्टिकल ज़्यादा हैं और उनका एटॉमिक मैस जो है वो ज़्यादा है तो ज़ाहिर है कि मैस ज़्यादा होगी। और इसके बरअक्स वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो वेट जो है किसी बॉडी का वज़न जो है वो जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से एक्ट कर रही है किसी बॉडी पर नीचे की तरफ, तो वो उसका वेट कहलाता है। तो ये इस तरह से क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज कॉल्ड मैस। अब सेकंड डिफरेंस ये है कि मैस इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो मैस स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसके बरअक्स वेट जो है इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होती है। थर्ड डिफरेंस जो है इनमें, इट इज़ मैस इज मेजर बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज यूजिंग बीम बैलेंस। तो ये बीम बैलेंस की मदद से हम जो है ये यानी इसको हम बीम बैलेंस कहते हैं। तो बीम बैलेंस की मदद से हम जो है किसी बॉडी का मैस जो है वो फाइंड करते हैं कंपैरिजन से, यानी कुछ वेट हम इधर डाल देते हैं कुछ इधर डाल देते हैं। जब दोनों इसके पैन जो हैं ये बीम हॉरिजेंटल होती है तो इधर स्टैंडर्ड मैसेज डालते हैं, इधर जो है हम अननोन मैस डालते हैं। जब दोनों ये बीम हॉरिजेंटल हो जाती है तो दोनों की मैस जो है इक्वल हो जाती है। ये कंपैरिजन के ज़रिए इस्तेमाल होती है। इसके बरअक्स जो है इट इज़ मेजर्ड विद स्प्रिंग बैलेंस। तो वेट जो है जो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है, यानी ये चूँकि फोर्स है ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है और स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हम जो है वो इसके अंदर स्प्रिंग होता है और हम वेट फाइंड करते हैं। जैसे कि वेट जो है वो फोर्स है, तो फोर्स जो है नियर दी सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो ज़्यादा एक्ट करती है बॉडी के ऊपर, इसलिए इसका वेट जो है स्प्रिंग बैलेंस ज़्यादा शो करेगा और स्प्रिंग बैलेंस से इसका वेट ज़्यादा शो करेगा। और जैसे जैसे हम इसको माउंटेन पर ले जाते हैं या और हाइट पे ले जाते हैं एल्टीट्यूड पर, तो इस पर फोर्स बॉडी पर स्प्रिंग बैलेंस के साथ लटकी हुई बॉडी पर फोर्स जो है वो कम हो जाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसलिए इसका वेट भी कम हो जाता है। तो वेट जो है अब इसका इट डज नॉट, ये दूसरी जो है मैस, चौथा इसका डिफरेंस ये है कि इट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। अगर हम कोई प्लेस चेंज कर दें तो ये मैस जो है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल तो बॉडी में उतने ही रहेंगे, इसलिए क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो जहाँ कहीं भी ले जाएं किसी बॉडी को उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर उतनी ही रहती है, इसलिए मैस चेंज नहीं होती। और दूसरा जो है इसमें वेट जो है, वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ जी एज वेट W इजिकल टू mg। तो W mg के बराबर होता है। जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे चले जाते हैं तो g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है और मल्टी प्रोडक्ट ऑफ मैस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाता है, इसलिए हम वेट ऑफ द बॉडी कम होता जाता है और इट्स यूनिट इज kg।
और मैस का यूनिट केजी है, पांचवा डिफरेंस। और वेट का यूनिट its unit, its SI unit is न्यूटन, डिनोटेड बाय N। क्योंकि वेट एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसलिए इसका यूनिट जो है न्यूटन है। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपने अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है और कंसेप्ट के साथ आपने इसको याद रखना है पॉइंट वाइज। तो अब आप इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ाएंगे। आप अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।